खुशामदीद। रात के 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ में हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम अब तक में सबसे पहले बात बैनुल-अक़वामी सतह की उन अहम खबरों की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। आज जहां पर मशरिक़ वस्ता के अंदर जंगी सूरत हाल है, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बमबारी हो रही है, फ़िज़ाई हमलों में 1000 से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गुज़श्ता 1.5 हफ्ते के दौरान मारे गए हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा फैसला तालिबान को लेकर रूस की जानिब से किया गया और रूस ने अफगानिस्तान तालिबान को या अफगान तालिबान को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकालने का आज बिलाखिर फैसला कर लिया। ये फैसला उस वक्त हुआ जब मशरिक़ वस्ता के अंदर शदीद किस्म की जंग छिड़ी है। साल 2003 था जब तालिबान को लेकर बड़ा फैसला रूस की जानिब से किया गया था और अब जब बयान जारी किया गया तो दहशतगर्दों की फहरिस्त से बाहर निकालने का फैसला किया गया। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों के फहरिस्त से निकालने का फैसला आला सतही मीटिंग के बाद किया। इस हवाले से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी, जिनके नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबलूद हैं, उनने भी बयान जारी करके कहा कि फैसले को हकीकत में बदलने के लिए मुतअद्दिद कानूनी मराहिल से गुजरना होगा। और 2003 में आज से 21 बरस कबल जब तालिबान 1 हुकूमत में आया, इक़्तिदार संभाला, तो उस वक्त मुल्क के अंदर जिस हिसाब से कत्लो गारत हुई, इंसानी जानों का ज़िया हुआ, लोग मारे गए और जो सोवियत यूनियन या USSR ने 1979 और 80 के आसपास जंग शुरू की थी, उस जंग के बाद जो नताइज बरामद हुए थे उनको मद्देनजर रखते हुए रूस ने फैसला किया था कि अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। उससे बाहर कर दिया गया है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से 20 साला जंग में अमेरिका की शिकस्त हुई। रूस रफ्ता रफ्ता अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है और अमेरिका ने पाबंदियां आज भी आयद कर रखी हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रवां बरस जून में कहा था कि उनका मुल्क तालिबान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना इत्तेहादी समझता है। यानी अगर टेररिज्म को आखिरी मरले में दाखिल करना है या इनकी ताबूत में आखिरी कील लगानी है तो फिर ये काम करना होगा। जिनको आप स्टेक होल्डर्स नहीं समझते उनको ज़रूरी समझकर अपने साथ लेना होगा। आज बिलाखिर सदाकत मानी, एतराफ़ किया और इस तरीके से बड़ा फैसला करते हुए उस मुल्क को, उस तंजीम को जो आज पूरे मुल्क को देख रही है, पूरे मुल्क का निज़ाम चला रही है, तालिबान जिनको कहते हैं, उनको दहशतगर्दों की तंजीम वाली फहरिस्त से बाहर निकाल दिया। इधर बात इजराइल की, क्योंकि इजराइल की जानिब से जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से एक फैसला लिया गया और सरकारी वेबसाइट से भारत का वो नक्शा इजराइल ने हटा दिया है जिसमें मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को एक हिस्सा, जिसको गलत तौर पर पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, बैकलैश हुआ, जिसके बाद ये नक्शा वेबसाइट से हटाना पड़ा और इजराइल को काफ़ी तनकीद का सामना गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान करना पड़ा। अब ये गलती थी या जानबूझकर था, लेकिन इजराइल के भारत में सफ़ीर रोवन आज़र ने इस मामले में वजाहत करते हुए कहा कि नक्शा हटा दिया गया है, इसे वेबसाइट एडिटर की गलती करार दिया गया है। ये मसला सबसे पहले और सारिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उठाया और उन्होंने लिखा कि भारत इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन क्या इसराइल भारत के साथ खड़ा है? इसराइल की सरकारी वेबसाइट पर भारत का नक्शा देखें, खास तौर पर जम्मू कश्मीर पर तवज्जो दें। इस ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए रोवन आज़र ने कहा कि वेबसाइट एडिटर की गलती थी, शुक्रिया कि आपने निशानदेही की, हमारे नोटिस में लाया और इसे अब ज़बरदस्त बैकलैश के बाद हटा दिया गया। भारत ने हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जम्मू कश्मीर का यूनियन इलाका भारत का अटूट अंग है और हमेशा रहेगा। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई जब इसराइल मशरिक़ वस्ता में कई महाजों पर लड़ाई लड़ रहा है, जिसका आगाज़ पिछले हफ्ते खुफिया हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह सैयद की हलाकत के साथ हुआ। इस तनाज़े में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं, क्योंकि इसराइल ने अपनी जंग का रुख गजा से लबनान की तरफ मोड़ते हुए हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं। और इस बहरान में इस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार आ चुकी हुई है जब मंगल का दिन था, ईरान ने इसराइल की तरफ 200 मिसाइलों का हमला किया, जिसके बाद इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाबी हमलों की धमकी भी दी थी। और हाल ही में नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब के दौरान 2 नक्शे पेश किए थे, जिनमें एक ग्रुप को बदबख्ती और दूसरे को बरकत के नाम से दिखाया था। नक्शे में ईरान, इराक, शाम और यमन के सियाह रंग में बदबख्ती के तौर पर जाहिर किया गया था। ईरान, इराक, शाम और यमन के अलावा मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत को सब्ज़ रंग में बरकत के तौर पर दिखाया गया था। दिलचस्प बात है कि दोनों नक्शे फ़लस्तीनी इलाकों, मगरबी किनारे और गजा को इसराइल का हिस्सा जाहिर कर रहे थे और इसके अलावा शाम के गोलान की पहाड़ियाँ भी इसराइल का हिस्सा इस नक्शे में दिखाई गई। लेकिन सूरत हाल ये बनी कि मिस्र हो, सूडान हो, सऊदी अरब हो, भारत हो, सब्ज़ रंग में या बरकत के तौर पर इनको दिखाया तो गया, मगर इससे बदलेगा क्या?
शायद ये समझाने में व्लादिमीर पुतिन मुकम्मल तौर पर ताहाल कामयाब नहीं हो सके हैं। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी ने आज 5 साल बाद तेहरान के मरकजी इमाम खमीनी मस्जिद में नमाज जुमा का खुतबा दिया और नमाज की इमामत कराई। आयतुल्लाह खमीनी ने नमाज जुमा के खुतबे में मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि मुसलमान मजलूम लोगों के साथ इजहार यकजहती करें। मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि हर मुल्क को जारहियत के खिलाफ अपने दिफा का भरपूर हक हासिल है। ईरान का दुश्मन फ़लस्तीन, लबनान, इराक, मिस्र, शाम और यमन का उनके मुताबिक दुश्मन है। फ़लस्तीनी हक पर हैं और उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। कुरान का दर्स है कि मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिद रहें। उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन मुश्तरका है। कुरान में मोमिनीन के इत्तेहाद से मुराद रहमत इलाही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी ने मजीद कहा कि जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, इसी तरीके से ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला जायज़ था, जिसमें 200 से ज़्यादा मिसाइलें फायर की गई, जिनमें 181 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल जवाबी हमले में दागी गई। उन्होंने कहा कि हम इजराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेंगे और ना ही जल्दी करेंगे। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। आयतुल्लाह अली खमीनी ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने जो काम किया वो खित्ते में इजराइल को कम तरीन जवाब है। चंद रोज़ कबल हमारी अफ़वाज का एक्शन मुकम्मल तौर पर कानूनी और जायज़ था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने मजीद कहा कि ज़रूरत पड़ी तो मुस्तक़बिल में कार्रवाई मजीद करेंगे। इजराइल कत्ल गारत और आम शहरियों को कत्ल करके जीतने का जो ड्रामा कर रहा है, इस पर जवाब मुसलसल दिया जाएगा। उन्हें नमाज जुमा के खुतबे में मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि मुसलमान मजलूम लोगों के साथ इजहार यकजहती करें, मुश्किल वक्त में उनका साथ दें, इमदाद करें। इजराइल का रवैया गुस्से और मज़ाहमत को तक़वियत दे रहा है। इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ पर अमरीकी तवज्जो खित्ते के वसाइल पर कब्ज़े की पॉलिसी का हिस्सा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुताबिक इजराइल को खित्ते से यूरोप तक तवानाई की बरामद का रास्ता बनाना मकसूद है और इजराइल कभी हिजबुल्लाह और हमास पर फतेहयाब नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा खित्ते में मज़ाहमत पीछे कभी नहीं हट सकती और ना ऐसा किसी को सोचना चाहिए। अगर कोई सोचता है तो ये अहमकाना ख्याल है। इजरायली हुकूमत के जराइम इसके खात्मे का आयतुल्लाह अली खमीनी के मुताबिक बाइस बनेंगे। जैश मोहम्मद कादिमून, खैबर खैबर या सहयून, जैश मोहम्मद कादिमून। अब बात भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि एक तवील मुद्दत के बाद दोनों ममालिक में दिल्ली और इस्लामाबाद की कोशिशों के बाद पेशरफ्त होने जा रही है, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर रवा माह की 15 और 16 तारीख को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारजा की जानिब से आज तस्दीक की गई कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। भारतीय दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जयशंकर पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं और वफद की क़यादत भी डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे, जिसकी तस्दीक आज खुद दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने की। ये सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसके लिए प्रोटोकॉल कराची से इस्लामाबाद तक बढ़ाया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले SCO चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान के एक वफद की क़यादत करेंगे। On our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. चलिए जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। अहम तरीन खबर श्रीनगर से। मरीजों में इन्फेक्शन के फैलाव के बीच शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने स्केड्यूल तब्दील कर दिया है और आज मरीजों से मुलाकात का शेड्यूल जारी करते हुए साफ किया गया कि सुबह 3 बजे से पहले और शाम 5:30 बजे के बाद आमद पर मुकम्मल तौर पर इदारे में पाबंदी रहेगी। अस्पताल में खाने पीने की अशिया पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों की बेहतर देखभाल और इंतजाम के लिए अवाम से भरपूर ताउन की अपील भी की है, दरख्वास्त की है। इन्फेक्शन के फैलाव से बचा जाए, इस खदशे के पेश नज़र शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर, जिसने अस्पताल में लोगों की सुबह 3 बजे से पहले और शाम
5:30 बजे के बाद आमद पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि अस्पताल के अहाते में खाने पीने की अशिया जैसे चावल, चाय और फल वगैरह लाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। एसके IMS सोरा ने या स्किम सोरा ने एक अवामी नोटिस जारी किया है कि अवाम को रोजाना शाम 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपने मरीजों से मुलाकात की इजाजत होगी। इन्फेक्शन के दौरान खतरे के बायस दिए गए शेड्यूल से पहले या बाद में मरीजों से मुलाकात की इजाजत नहीं होगी और अस्पताल इंतजामिया ने बेहतर मरीजों के इंतजाम के लिए अवाम से ताउन की दरख्वास्त कर दी है। और वक्त एक बार फिर से बताते चलें, जो मुलाकात का वक्त रहेगा शाम 3 बजे से सुबह 5:30 बजे तक, बल्कि शाम 5:30 बजे तक अपने मरीजों से मुलाकात तीमारदार या शहरी कर सकेंगे। और जो चीज़ें आप अंदर नहीं ले जा सकेंगे, अहाते में ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। इनमें चावल है, चाय है, रोटी वगैरह है, फल वगैरह, जिस पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद कर दी गई है। में आपका इस्तकबाल। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक 4 हफ्तों की तवील मुद्दत के बाद आज उन्हें रिहा किया गया, तो तारीखी जामा मस्जिद में जुमा का खुतबा देने की जब इजाज़त मिली, आज जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर उन्होंने तबादला ख्याल किया, बल्कि उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने 1 माह बाद जब जामा मस्जिद श्रीनगर में वाज़ तबलीग के फ़राइज़ अंजाम दिए, तो खुतबे से कबल मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हुर्रियत कभी इंतखाबात या इंतखाबी अमल के ख़िलाफ़ नहीं थी और इंतखाबात जम्मू कश्मीर में सड़क, बिजली, पानी और दीगर मसाइल का हल हो सकते हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के बुनियादी मसाइल का हल तलब नहीं है। जम्मू कश्मीर में उनके मुताबिक मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के रहनुमाओं पर उन्हें तंज करते हुए मीरवाइज की तरफ से कहा गया कि सब दावा कर रहे हैं कि लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वाकई अगर वो संजीदा हैं तो मुत्तहिद होकर चुनाव या इंतखाब लड़ना चाहिए। और लेकिन उन्होंने कश्मीर के वसी तर मफादात पर अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दी है। बात डोडा की, जहां पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डोडा हरविंदर सिंह ने जिले के 3 असेंबली हलकों में वोटों की गिनती के लिए किए गए इंतजामात का जामे जायजा लिया। उन्होंने हिफाजती इंतजामात, डीसी ऑफिस के अहाते में नामजद काउंटिंग हॉल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों या ईवीएम की हिफाजत का मुआयना किया, ताकि वोट शुमारी के अमल को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने आज बताया कि 8 अक्टूबर को होने वाली वोट शुमारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम मुतल्लिका अमले को
उनकी जिम्मेदारियों से आगाह कर दिया गया है और ज़रूरी इंतजामात को डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतलका हुकाम ने आखिरी शक्ल दे दी है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है और तीनों की जो काउंटिंग है इस बार हम जो हमारा इलेक्शन ब्लॉक है डीसी ऑफिस का वहीं पे करवाने जा रहे हैं। उसके लिए जो 3 टायर सिक्योरिटी है काउंटिंग सेंटर्स के अराउंड वो सब लगा दी गई है। जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स है उसमें जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस करना है और जैसे ETPBS के लिए स्कैनिंग करनी है वो सारी चीज़ें प्रोक्योर करके अपनी अपनी जगह पर लगा दी गई हैं। और इसके अलावा जो आपको पर्सनल का बताऊँ तो इसमें जो काउंटिंग स्टाफ रहता है वो प्रॉपर रेंडमाइजेशन के तरीके से आता है ताकि किसी को ये ना पता हो कि वो कौन सी टेबल पे बैठने वाला है और कौन से EVM पे काम करने वाला है। तो जो फर्स्ट रेंडमाइजेशन है वो हो चुकी है और बाकी की जो 2 रेंडमाइजेशन है वो जब आपके इलेक्शन ऑब्जर्वर्स काउंटिंग ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं वो 6 तारीख को आएंगे, उनकी प्रेजेंस में किया जाएगा। इसमें इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो सारी चीज़ों के इंतजाम कर लिए गए हैं, ट्रेनिंग्स करवा दी गई हैं। जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे उनसे हमारे ROs टाई अप में हैं, उनके आई कार्ड्स वगैरह सब उनको मुहैया करवा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से 18 तारीख को एक बहुत ही पीसफुल तरीके से एक सबके सहयोग से एक बहुत अच्छी इलेक्शन हमने करवाई थी, पोलिंग करवाई थी, उसी तरह से इसका जो काउंटिंग रहेगी वो भी हम करवाएंगे। देखिए सुबह 8 बजे काउंटिंग का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले रैंडमाइजेशंस होती हैं बट जो फॉर्मल काउंटिंग शुरू होती है वो सुबह 8 बजे होती है और शुरुआत ये पोस्टल बैलेट से होता है और फिर हाफ एन आवर उसके बाद डाक बंगलो सुरनकोट पुंछ में तहसील लेवल पर एनकॉर्ड के सिलसिले में एक अहम तरीन मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें सब डिवीज़न तहसील लेवल के अफसरान, पंचायत लेवल कमेटीज़ के नोडल अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान इलाके में मंशियात की बिद्दत को कैसे ख़त्म किया जाए और जड़ से इसका खात्मा यकीनी हो, किस तरह मुलव्विस या इस वबा में या इस दलदल में फंसे नौजवानों को बाहर निकाला जाए, इस पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मुकर्रीन ने अपनी अपनी बात या शुरका की जानिब से तबादला ख्याल करने के अलावा अपनी तजावीज़ भी पेश की जिनको मुतलका हुकाम ने अहमियत देते हुए आइंदा दिनों में इसी के तहत मस्बत सोच और हिकमत अमली के साथ काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और अज़्म का इरादा किया। मीटिंग हमारी ये तहसील लेवल पर एनकार्ड के सिलसिले में मुनक्किद हुई है जिसमें हमारे सब डिवीज़न तहसील लेवल के ऑफिसर साहिबान और नोडल ऑफिसर पंचायत लेवल कमेटीज़ के जो टीचर साहिबान हैं उन्होंने शमूलियत की और ड्रग्स के सिलसिले में हमने आज डिस्कस किया है। ये ड्रग्स की जो लानत है हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में, इसको कैसे ख़त्म किया जाए उसके सिलसिले में ये मीटिंग मुनक्किद की गई। पेरेंट्स से हमारा यही मैसेज है कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, उनका किसी भी किस्म का गैर मुअय्यन जो उनका बिहेवियर है अगर चेंजेस होती हैं तो उसके पर कड़ी नज़र रखें और अपने बच्चों को इस लानत से दूर रहने में। जनूबी कश्मीर की ज़िला पुलवामा में मेगा फ्रूट मंडी जो कि जनूबी कश्मीर की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, यह दुनिया भर के बेहतरीन मंडियों में इसका शुमार होता है, बुनियादी सहूलियात के फुकदान से गुजर रही है। फ्रूट से वाबस्ता लोगों और ताजरों ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि कई साल कबल मंडी में दुकानों की जगहों पर काम शुरू किया गया था, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ काम रोक दिया गया जिसके बायस ताजरों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। जबकि मंडी को बाईपास रोड से मिलाने वाली सड़क की तामीर भी रोक दी गई जिसकी वजह से मंडी आने वाली गाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना है। ताजरों ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि तमाम चार्जेस मुतलका महकमे में जमा कराने के बावजूद बरसों से कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। उनने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि दुकानों की जगहों पर काम शुरू किया जाए, सहूलियात को यकीनी बनाया जाए, दर्जा बढ़ाकर काश्तकारों को या फिर ताजरों को राहत पहुँचाई जाए, इसके लिए फौरी तौर इकदाम हों। गवर्नमेंट बुलंद बाल दावा करान थज क्रक दिवान हो हसा कोर ये हसा कोर ये ग्राउंड लेवल पर वुचान असान कहीं अफसोसुक मुकाम ब्रोट कन अगर तुम कवरेजस मज दुकान लजम आज गई जवरी ये RNB डिपार्टमेंटस वो अत दलील क्या रुकित दपान असा दोन पोरन शशतरी मकलियोमुत अत शशतरी वो सड़क दपान टेंडर द्रामुत टेंडर कुन सड़क कुन वन लागान नए वरी यह कर लगे सड़क यह वनकस जरूरत सान ट्रांसपोर्टर हज बायन मान यमो सत शूब वसत मालस जन यह वातान यह माल दुशन खोड़ बापर हजरात नबर पे तिमन कुन किस्म कह सहूलियत ये अगर गवर्नमेंटन दफ्तर अम खुद डिप्यूट कोर्मुत वन तो क्या कर बे वन अक लट ओतर आमत योर अस दपोक गेट करतो कंप्यूटराइज गेटन पे माल यह गोस कम अज कम दर्ज गसन नावस ताकि यह जन ये
फ्रूट एसोसिएशन यह कर पन कम असल खुश असलूबी सान ये कलगत है दिव सा फड़ चार्जेस दिव सा हम चार्जेस दिव सा नम चार्जेस मगर बेसिकली चार्जन लायक कहें ये सारी खसारस मज वनकस कंपेयर टू अदर मंडीज ऑफ कश्मीर वैली ये सबसे पीछे रह गई है। बोलते हैं इसको सैटेलाइट मंडी है, जबकि मतलब 2 साल पहले यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट के वो एडवाइजर फारूक अहमद खान साहब भी यहाँ, उसने आश्वासन दिया था कि हम इसको अमेरिकन टाइप पे आपको बना के देंगे ये मंडी। लेकिन आज का हाल आप खुद देख रहे हैं, अगर अपना कैमरा घुमाएंगे आप देखें कि व्यापारी कहाँ पे अपना ये माल बेचने पर मजबूर हो गए हैं। उन लोगों ने बेचारों ने अब शेड बनाए हैं, उनके ऊपर टरपा लगा है या टीन 2-4 चादरें ले आते हैं, बारिश हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, धूल वगैरह वो भी खाते हैं। तो कोई खास इंतजाम यहाँ पे नहीं। से पैसे आए हैं, अप्रूव हुए हैं पैसे, तो लगाते क्यों नहीं है, पता नहीं क्या टेक्निकल। शुमाली कश्मीर के पटन के लोगों ने शिकायत करते हुए कहा है कि इलाके में मौजूद डिपोज में इमारती लकड़ी न होने की वजह से सार्फिन को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। उनके मुताबिक डिपो में इमारती लकड़ियों की अदम दस्तियाबी मुतलका हुकाम पर सवालिया निशान है और अगरचे मुतलका इंतजामिया के नोटिस में बार बार मामला लाया गया, ताहम इमारती लकड़ी की दस्तियाबी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। उन्हें आला हुकाम बिलखुसूस मुतलका महकमे से अपील की कि डिपोज में इमारती लकड़ी दस्तियाब हो, इस बात को यकीनी बनाया जाए और सार्फिन की मुश्किलात दूर हों, इसके लिए फौरी तौर इकदाम उठाए जाएं। देखिए, एक अहम मसला इस वक्त है, पर्टिकुलरली मुझे लग रहा पूरा बारामूला फेस कर रहा होगा कि जहाँ तक डिपोज का ताल्लुक है वहाँ पे देवदार या कायरू की लकड़ी अवेलेबल नहीं है। सारिफीन ने सैंक्शंस बनाई हुई है, वो बड़े मुद्दत से इंतज़ार में है उनको लकड़ी मिले, लेकिन लकड़ी का कहीं नामो निशान ही नहीं है। क्या सुनने में आया है जब से ये कॉरपोरेशन को चला गया है ये पूरा सेटअप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तब से जो लकड़ी की फ़रोख्त है बारामूला जैसे या इसके जो फॉरफलंग एरियाज़ है इसमें लकड़ी की अदम दस्तियाबी है, जिसकी वजह से जिनके मकान ज़ेरी तामीर है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और वो मजबूर हो रहे हैं बाहर की वो रशियन लकड़ी वगैरह लगाने के लिए। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इसके लिए जो कंसर्निंग ऑफिसर्स है तो वो ज़रूरी इकदाम उठा के सारिफीन को लकड़ी की फराहमी यकीनी बनाए। सैंक्शन बहुत सारे लोगों की बनी हुई है, मैं पर्टिकुलरली अपना नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की सैंक्शन बनी हुई है जो पिछले 2-2, 3-3 साल से इल्तिवा में पड़ी हुई है और कहीं पे अवेलेबिलिटी नहीं है इनको लकड़ी की, और जो डिपोज है वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, जिसकी आप खुद वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डिपोज जो है बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। मेरी यही डिमांड रहेगी कि लकड़ी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जो लोकल लोग हैं जब इनको अपनी लकड़ी यहाँ से नहीं मैसर होगी, देवदार हो कायरू हो मकान बनाने के लिए, तो वो फिर मजबूर हो जाते हैं बाहर की लकड़ी लेने के लिए। और वो चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा।